बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़ी ही सहज और सरल तरीके से दी जाती हैं और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाली बच्चों की नैतिक कहानियां हमारे जहन से धुंधली हो गई हों, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी आप सभी के दिलों में जिंदा होगी। वहीं आज के दौर की बात करें तो हम बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल थमा देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना है। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से सिखाया था। अब सवाल ये उठता है कि वो नैतिक कहानियां आज भी महत्व रखती हैं, तो इसका जवाब हाँ है। इसी कारण मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही नैतिक कहानियां आपके बच्चों के लिए संजो कर लाई हूँ। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना जरूरी है। आज मैं फिर एक बार कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हूँ, कृपया ध्यान से सुने। सालों पहले एक रत्नापुर नामक गांव में एक जाना माना मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करता था। उस पुजारी के पास अपना एक हाथी था जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर लेकर जाता था। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का खूब स्वागत सत्कार किया करता था। सुबह पूजा पाठ खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए तालाब में लेकर जाता था। रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी भी रोज हाथी को प्यार से एक केला खाने को देता। हाथी केला खाने के बाद अपनी सूंड से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। ये सब हाथी और पुजारी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका, तो दर्जी को शरारत करने का दिल हुआ। उसने हाथी को केला देने के बाद अपने हाथ में सुई रख ली। जैसे ही हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। सुई चुभते ही हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए करहाने लगा। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौटकर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुककर लोगों से बात करने लगा। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया। आज हाथी अपने सूंड में कीचड़ भर लिया था। दर्जी अपनी दुकान में बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रहा था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी तो भीगा ही, बल्कि उसकी दुकान के सिले हुए कपड़े भी खराब हो गए। इस सब से दर्जी समझ गया कि मैंने कल जो किया था, उसी का दंड हाथी ने मुझे आज दिया है। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथी के पास भाग कर गया। हाथी से माफी मांगते हुए उसने कहा, हे गजराज, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने जो कल किया था, उसका नतीजा यही होना चाहिए। हाथी ने दर्जी की तरफ देखा और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए वहां से चला गया। दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त हाथी खो दिया था। उस दिन से दर्जी ने ठान ली कि वो किसी को भी मजाक में भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दर्जी और हाथी की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं। दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा शिक्षाप्रद है। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे, एक गीदड़ और दूसरा ऊंट। गीदड़ काफी चालाक था और ऊंट सीधा सादा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। ये सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र,
पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम इस तरह चिल्लाने लगे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोला, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ में आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऊंट और गीदड़ की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।